चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक दैट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल मतलब पैसा और बजटिंग मतलब डिसीजन, प्लान। पैसा लगाने, काम करने से पहले का प्लान। ये जो हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, काम होने के बाद का नहीं है, काम होने से पहले प्लान करना। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें घर बनाना है तो उसका भी हम बजट बनाते हैं। घर कितने का बनेगा, हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, बजट बनाते हैं। गाड़ी खरीदनी है उसके लिए भी बजट बनाते हैं। कोई भी बड़ी चीज खरीदनी है उसके लिए पहले हम बजट बनाते हैं, यानी जो हमारी पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है उसको हमें कैसे लगाना है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज इन कैपिटल बजटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में थोड़ा इसका इंट्रो पार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, इसका बेस बताएंगे, ताकि आपका बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आगे आपको सम करने में थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए, हमारी चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। नंबर वन, कैपिटल बजटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, टू वर्ड्स। वन इज कैपिटल एंड द अदर इज बजटिंग। कैपिटल मींस पैसा जो आपकी पॉकेट में पड़ा है, प्रेजेंटली अवेलेबल है, द फंड्स अवेलेबल प्रेजेंटली, कैपिटल। एंड बजटिंग मींस प्लानिंग टू इन्वेस्ट, आपकी पॉकेट में पड़े हुए पैसे को टू इन्वेस्ट दैट फंड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। गॉट इट। तो दो शब्दों से मिलकर बना, वन इज कैपिटल, अदर इज बजटिंग। कैपिटल मींस द फंड्स विच इज अवेलेबल विद द कंपनी, और बजटिंग मींस प्लानिंग टू इन्वेस्ट दैट फंड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक नया वर्ड आ गया। आइए, ये प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। नंबर वन, कोई इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एसेट। नंबर वन, ये भी हो सकता है आपका प्रोजेक्ट, या आप रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। फिर से बोल रही हूं, कैपिटल बजटिंग काम शुरू करने से पहले का डिसीजन है, या फिर कोई आप नई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री। एंड द थर्ड वन इज, इस कैपिटल बजटिंग के लिए, इस डिसीजन के लिए, इस प्लानिंग के लिए हर कंपनी हैज टू मेक अ कंपैरिजन। जो आपने पूरे चैप्टर में मेरे साथ पढ़ना है, पूरे चैप्टर में, सारी वीडियोस के अंदर, बस आप ये मेन बेस याद रखना, इससे आपका ये चैप्टर इजी हो जाएगा। कंपनी हैज टू मेक अ कंपैरिजन, किस चीज का, ऑफ खर्चा अगेंस्ट बेनिफिट। खर्चे को बोलेंगे आउटफ्लो और बेनिफिट को बोलेंगे इनफ्लो। गॉट इट। इस पैसे को लगाने से मुझे कितना फायदा होगा, ये प्लानिंग हो रही है, डिसीजन लिया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, मतलब आप प्लान कर रहे हैं। इस पैसे को लगाने से, पैसा लगाना मतलब कितना लगेगा, आउटफ्लो, पैसा कितना पहले मैं खरीदूंगी, फिर इंस्टॉलेशन है और भी बहुत सारे खर्चे, दैट इज आउटफ्लो। उसको और दोनों को बस पूरे चैप्टर में आपने इस आउटफ्लो और इनफ्लो को कंपेयर करना है। अगर लगता है पॉजिटिव है देन यू टेक दिस डिसीजन, ठीक है जी। कंपनी हैज टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट बेनिफिट। फोर्थ आ जाइए, इस कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लेने के लिए हम कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। देयर सो मेनी मेथड्स, देयर सो मेनी टेक्निक्स फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे पे बैक पीरियड, जो आज के मेरे लेक्चर में मैं कवर करूंगी, पे बैक पीरियड। सेकेंड नंबर पे हम करेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड।
फिर हम करेंगे ARR, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और फिर है हमारा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हम इन सारी टेक्निक, सारे मेथड्स पर कैपिटल बजटिंग चैप्टर पे कवर करेंगे बारी बारी से। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं पहला मेथड, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। पहले आज हम इस मेथड पर काम करेंगे, पे बैक पीरियड। चलिए मेथड नंबर 1। मेथड को देख के पता चल रहा है, पे बैक पीरियड। ये मेथड ये बताता है कितने पीरियड में आपका लगाया हुआ पैसा वापस आएगा। पे बैक, आज मैं जिस पे लगा रही हूं, इन्वेस्ट कर रही हूं, कितने समय बाद मेरे लगाए हुए पैसे का रिटर्न आएगा, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। यानी सीधा सीधा सिंपल सा बोलते हैं, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों में रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जब आप इनिशियली पैसा लगाएंगे, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जब आप इनिशियली पैसा लगाएंगे, उस पैसे की रिकवरी कितने सालों में होगी, वो है पे बैक पीरियड। आपके सामने दो प्रोजेक्ट हैं, दो, ये वापसी दे रहा है 3 साल में, ये वापसी दे रहा है 1.5 ईयर में, तो अब ऑब्वियसली आप इसी को एक्सेप्ट करेंगे ना। बस यही पे बैक पीरियड, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ ईयर्स विच इज रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। रिकवर कितने समय के बाद, थोड़ा हिंदी में, कितने समय बाद आपका रिटर्न आएगा, दैट इज पे बैक पीरियड। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड। जितने भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आप टेक्निक्स करेंगे, पहले हम डिसीजन लेते हैं, फिर हम उन्हें इवेल्युएट करते हैं, फिर हम उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। ये सब कैपिटल बजटिंग टोटली डिसीजन मेकिंग है। चलिए सेकेंड पॉइंट, पे बैक पीरियड को निकालने के दो तरीके हैं। पे बैक पीरियड, नंबर 1, अगर जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट जनरेट सेम कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो, तो कैसे कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। और जब आपका प्रोजेक्ट जनरेट डिफरेंट अमाउंट, मैन दे जनरेट द, एक जैसा पैसा नहीं, अलग अलग पैसा। जैसे आपने एक जैसा, आपने क्या बोला, एक जैसा, पहला प्रोजेक्ट क्या है, एक ही जैसा पैसा, आपके पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे हैं, वो एक ही जैसा पैसा दे रहा है, हर साल 10,000 10,000 10,000, हर साल 12 12 12, हर साल 8 8 8, यानी सेम कांस्टेंट। एक तो वो है मेथड पे बैक पीरियड, उसमें कैसे निकालेंगे वो अलग है। और सेकंड है, जब आपका प्रोजेक्ट जनरेट करेगा अनइक्वल, डिफरेंट नहीं, अनइक्वल कैश इनफ्लो, तो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आज हम पहले करते हैं फर्स्ट मेथड। व्हेन प्रोजेक्ट generate same cash inflow, like सिंपल, आपने एक प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया, वो
लगाएंगे, अगर किसी पर्टिकुलर लगाएंगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएंगे, वो आपको हर साल 12 12 12 12 12 12। तो सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? नंबर, कितना लगाया इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। कितना लगाया और कितना आएगा, कितना लगाया जाएगा इनिशियली। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है, फिर से बोल देती हूं, जो ओरिजिनली आप पैसा लगाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट ए, इसमें हम पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट 4,50,000, और ये मुझे हर साल एनुअल कैश इनफ्लो देगा 1.5 लाख। सिंपल। कितना लगाया 450, और कितना आपको आएगा 150, यानी आपका 450 3 ईयर्स में रिकवर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड 3 ईयर इज पे बैक पीरियड। क्लियर? दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। जब एक जैसा है तो बहुत ही सिंपल है, कितना लगाओगे डिवाइडेड बाय कितना आएगा, बस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है? चलिए एक छोटी सी हम थोड़े से पॉइंट को और क्लियर कर देते हैं। क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, चलें नेक्स्ट चलें। अब आ जाइए सेकंड मेथड, जब आपका प्रोजेक्ट इट जनरेट्स द अनइक्वल, एक जैसा नहीं, अलग 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 अलग। अच्छा हाँ, एक चीज मैं यहां पर एक क्लियर कर देती हूँ, छोटी सी बात। जब मैं एनुअल कैश इनफ्लो बोल रही हूं, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, जब मैं एनुअल कैश इनफ्लो बोल रही हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। कैश इनफ्लो आएगा, बेसिकली ये क्या है? इट इज अ नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लेना है, बट आफ्टर टैक्स। बस इतनी मेरी बात याद रखिएगा, ये होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर से बोल रही हूं, ये आप कितना लगाया और कितना आएगा, आएगा रोकड़ा, सिर्फ कैश देखना है। बिफोर डेप्रिसिएशन क्यों कर रहे हैं मैम? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, इसीलिए इट इज ऑलवेज बिफोर डेप्रिसिएशन होना चाहिए, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। क्लियर? बिफोर डेप्रिसिएशन। आगे जाके मैं इसको एग्जांपल के साथ और अच्छे से आपके साथ क्लियर करूंगी। चलिए एक बार छोटा सा एक और एग्जांपल कर लेते हैं, हाउ इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। क्लीन कर दो स्क्रीन एक मिनट। चलिए ओके, छोटा सा एक सवाल। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 50,000 and it is expected to yield an annual profit of rupees 80,000, पूरी क्लास ध्यान से, आफ्टर डेप्रिसिएशन 12% पर एनम, बट बिफोर टैक्स 50%। चलिए ठीक है, आपने देखा दो चीजें। मेथड नंबर 1 सेम फ्लो, एनुअल बोला है 80,000 एनुअल, तो फॉर्मूला इज पे बैक पीरियड इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो।
चलिए नोट डाउन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगेगा प्रोजेक्ट पे? 50। हाँ ना? क्लियर? प्रोजेक्ट पे कितना पैसा लगेगा? 50,000। एवरीबडी क्लियर? और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट सॉरी इट्स सॉरी यहां पे है 5 लाख। 5 लाख बिफोर टैक्स। इनिशियली आपका पैसा लगेगा 5, और 5 लाख लगने पर ये आपको एनुअल प्रॉफिट देगा 80,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन, बट बिफोर टैक्स आपका 50% है एनुअल कैश इनफ्लो। आइए मैं इसका वर्किंग नोट बना रही हूं, वर्किंग नोट देख लीजिएगा। पहली बात ये क्या होना चाहिए? इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। आया ना? चलिए पहले आप लिखिएगा दैट इज प्रॉफिट कितना है आपका, नोट डाउन 80,000। डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है तो सरकार को टैक्स दे दीजिए, टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। दिस 40,000 इज व्हाट? ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। एवरीबडी क्लियर? आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। लेकिन पूरे कैपिटल बजटिंग चैप्टर के लिए मुझे आफ्टर डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमेशा मुझे बिफोर चाहिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। तो इसे बिफोर करना है, आफ्टर टैक्स तो चलेगा, बिल्कुल सही है। बिफोर करने के लिए क्या है? पहले डेप्रिसिएशन आफ्टर के लेस हुआ होगा, अब क्या कर दोगे? ऐड डेप्रिसिएशन ऐड। कितनी डेप्रिसिएशन है? इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख, और आपका प्रोजेक्ट पे कितना लग रहा है? 12%, दैट इज कम अराउंड 60,000, और आपका आ गया 1 लाख। दिस इज व्हाट यू कॉल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। क्लियर एवरीबडी? चलिए पुट कर दीजिए 1 लाख। एंड व्हाट इज योर पे बैक पीरियड? 5 years। डोंट वरी, अभी अगर आपको किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आगे भी इसको बार बार आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है एवरीबडी? डन? फिर से बोल रही हूं, अगर आपका प्रोजेक्ट सेम सेम कांस्टेंट सिमिलर इनफ्लो आ रहा है, बेसिकली इट इज अ प्रॉफिट, बट जो हमारा प्रॉफिट होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स होता है, पर हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन लेना है, इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन लेना है। क्लियर है एवरीबडी? चलिए अब आइए मेथड नंबर 2। when the project generate unequal cash inflow। एवरीबडी क्लियर? तो पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईयर्स इन विच क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, लिख रही हूं अभी समझाऊंगी, इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जब आपका प्रोजेक्ट पहले साल 10, दूसरे साल 30, फिर 50, फिर 80, डिफरेंट अमाउंट अनइक्वल अमाउंट अगर जनरेट करेगा, तो उस केस में आपको कैश फ्लो निकालने का डिफरेंट, थोड़ा सा अपना पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट तरीका है। तो उस केस में पे बैक पीरियड किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ ईयर्स इन विच क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आइए थोड़ा इसको मैं अभी एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका प्रोजेक्ट है, इस पर आपका इनिशियल पैसा जो लगेगा, मैं फिर से बोल रही हूं, कैपिटल बजटिंग में 2 बातें, इनफ्लो और आउटफ्लो। जब मैं बोलूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज आउटफ्लो, वो है 4 लाख,
और ये आपको कैश इनफ्लो दे रहा है। अच्छा, व्हेन दे सिंपली राइट द वर्ड कैश इनफ्लो, तो अंडरस्टूड है, या इसे अज्यूम कर लीजिए इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। आइए जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कैश इनफ्लो, उसने बोला ईयर 1 2 3 4 5, और उसने आपको कैश इनफ्लो दे दिया है फर्स्ट ईयर 160, सेकेंड ईयर 140, थर्ड ईयर 1 लाख, फोर्थ ईयर 80, फिफ्थ ईयर 50। एवरीबडी डन? क्लियर? आपने देखा कैश इनफ्लो डिफरेंट है, पहले 160, फिर 140, फिर 1 लाख, फिर 80 50, अनइक्वल है, सेम नहीं है। अगर सेम होता तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? सिंपल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगाया डिवाइडेड बाय कितना आएगा, सिंपल। चलिए अगर इसमें, तो स्टेप नंबर 1 आपको इसमें क्या करना है, पहले क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, गॉट इट? पहले साल कितना पैसा आएगा? 160। दूसरे साल तक आप कितना रिकवर कर चुकोगे? 3 लाख। फिर उसके अगले साल कितना रिकवर कर चुकोगे? 4 लाख। फिर 480, फिर 530। एवरीबडी क्लियर? तो आपने पैसा लगाया कितना? 4 लाख। ये कहां पे कवर कर रहा है? थर्ड ईयर। तो आपका पे बैक पीरियड क्या है? 3 years। एवरीबडी प्रूव हो गया क्या? नंबर ऑफ ईयर्स इन विच क्यूमुलेटिव पहले साल 160, फिर आपने अगले साल 140, तो यानी टोटल 3 लाख कवर हो चुके हैं आपके, उससे अगले साल 1 लाख। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आपके किसके बराबर हो? आपके ओरिजिनल कॉस्ट के। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कौन से ईयर में आए? तीसरे साल में। आपके 4 लाख आपके 4 लाख के बराबर है। क्लियर है? when the project generate the unequal cash inflow। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल छोटा सा। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट। आपने पैसा लगाया 4 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, और ये आपको दे रहा है ईयर 1 2 3 4 5 कैश इनफ्लो। फिर से बोल रही हूं, इनफ्लो ऑलवेज बी बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। 150, उससे अगले साल 140, उसे अगले साल 90, फिर 60, फिर नेक्स्ट 50। आइए देखें, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव पहले साल 150 आया, नेक्स्ट ईयर आपके 290 हो गए, 140 आया नेक्स्ट ईयर आपको, तो आपका टोटल कवर कितना हो गया? 290। फिर आपका कितना कवर हो चुका है अभी तक? 380। फिर कितना कवर हो चुका है? 440। फिर कितना कवर हो चुका है? 490। एवरीबडी पे अटेंशन प्लीज। तो इस पीरियड में, इस केस में आपका 4 लाख कहां कवर हो रहा है? आपका 4 लाख इस 3 और 4 के बीच में कवर हो रहा है, यहां पे कवर हो रहा है। तो इस केस में आपका पे बैक पीरियड हो क्या होगा? प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, आपका 4 लाख का पैसा लगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये किस पीरियड में कवर हो रहा है? 2 पीरियड में, 3 और 4 के बीच में हो रहा है। देन हाउ विल यू कैलकुलेट? आइए, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, इन दैट केस, completed number of year plus cost of project minus cumulative cash inflow of completed number of year divided by cash inflow of next year। मैम ये क्या फॉर्मूला हो गया भाई? कोई बात नहीं, समझेंगे प्यार से। आइए देखिए, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर। जब आपके कंप्लीट, देखो यहां ध्यान देना,
आपका जो पैसा इन 2 सालों के बीच में हो रहा है, यहां तो पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है, 3 ईयर इज अ कंप्लीटेड ईयर, हाँ ना। अब कितना बच गया आपका? 20,000, पूरी क्लास 20,000, 4 की इन्वेस्टमेंट है ना 20,000, वो इन 2 के बीच में फॉल कर रही है। आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। और आपका यहाँ पे कितना कवर हो चुका है? 380, यानी 20,000 रह गए। वो कब कहां पे कवर होगा? अगले वाले पर, अगले वाले पर कहा? इस 60 में, नेक्स्ट 4 के अंदर अंदर कवर होगा, तो 60,000। क्लियर? तो 3 प्लस 20 60, तो 3 years and 4 months। क्लियर है? हाँ जी, देख लीजिएगा प्लीज एवरीबडी। क्लियर? तो जब भी ऐसा हो, दैट इज कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर, जब आपका जिस ईयर पूरा कंप्लीट हो रहा है, 380 तो आपके पूरे कवर ही हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो अगले जो 20 बचे हैं वो नेक्स्ट वाले में है ना, तो नेक्स्ट वाले में कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स प्लस जितना बचा हुआ है 20,000 डिवाइडेड बाय अगले वाले में कितना आपका फ्लो होगा, दैट इज योर पे बैक पीरियड, जब आपका कैश इनफ्लो का अमाउंट अनइक्वल है। आइए अब हम एक दो सम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने सम है, दैट इज एक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग, 2 प्रोजेक्ट हैं आपके सामने, छोटे छोटे 2 सवाल बनाते हैं अच्छे पे बैक पीरियड, और आपको सुजेस्ट करना है कि विच वन इज द बेस्ट, इसमें से कौन सा वाला बेस्ट है। आइए देखिए, अब आपको पेपर में इसको प्रेजेंट कैसे करना है। एक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग 2 प्रोजेक्ट्स, ओनली वन ऑफ विच कैन बी एक्सेप्टेड, द कंपनी, द डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 2 आर गिवन बिलो, कॉस्ट आउटले मीन्स आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट T0, प्रोजेक्ट 1 पे लग रही है 10,000, और देखो ऐसे पे चल रहा है ना माइनस में, दैट इज आउटफ्लो, माइनस हमेशा आउटफ्लो पे होगा 10,000, और प्रोजेक्ट 2 पे लग रही है 50,000, और नेट कैश इनफ्लो आपको दिया है 1 2 3 का। सुजेस्ट करना है प्रोजेक्ट 1 पे जाना है कि प्रोजेक्ट 2 पे जाना है। आइए जरा देखिए, प्रोजेक्ट 1, चलिए स्टार्ट करें। ईयर 1 2 3 4 5, और आपका कैश इनफ्लो क्या है? 5,000, 3,000, अगेन 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, डन। आइए, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, इस प्रोजेक्ट का आउटफ्लो कितना है? 10,000। एवरीबडी ध्यान देना, 5 10 13, देख के पता चल रहा है कौन सी ईयर में कवर हो रहा है, 15 16, तो आपके 10 कहां कवर हो रहे हैं? 2, देन पे बैक पीरियड इज 2 years। एवरीबडी आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रोजेक्ट 2, ईयर 1 2 3 4 5, प्रोजेक्ट 2 का आउटफ्लो कितना है? 50,000, और इसका कैश इनफ्लो क्या है? 10,000, 15 25 25 21, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना है? 10 15 25, देन अगेन 50, फिर 75, देन 96, क्यूमुलेटिव कर लिया ना, दैट इज 10, फिर अगला 15, फिर 25 आ गए यहां तक, फिर यहां तक आपके 50 आ चुके हैं, यहां तक आपके 75 आ चुके हैं, यहां तक आपके 21 आ चुके हैं, तो आपका 50,000 कौन सी ईयर में कवर हो रहा है? 3rd ईयर में। तो सुजेस्ट करिए आपको कौन सा प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, सुजेशन लिख दीजिए बड़ा बड़ा, प्रोजेक्ट 1 शुड बी accepted. Why? Because it has lesser payback period. I think clear हो गया होगा। चलिए आज के लेक्चर का एक लास्ट सम ट्राई कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, मैंने इसको बिफोर और आफ्टर के लिए आपको समझाया। आइए पढ़िए जरा, देखिए। A company is considering an investment proposal to purchase a machine costing 2,50,000, मशीन की लाइफ है
expectancy of 5 years and no salvage value. The company tax rate is 40%. The firm used the straight line method for providing depreciation. Estimated cash inflow before tax after depreciation आपको दिया हुआ है. आइए जरा इस सवाल पे थोड़ी सी वो कर लें. आइए फटाफट से देखते हैं. कैलकुलेट द पे बैक पीरियड. अच्छा, मैंने क्या बोला? पहली बात, अनइक्वल अमाउंट है, चेक कर लिया. मेथड 1 नहीं लगेगा, मेथड 2 लगेगा. पहली बात तो ये कंसीडर कर लीजिए. दूसरी बात, ये जो फ्लो है ये बिफोर टैक्स है? नहीं, आफ्टर. उल्टा होना चाहिए, ये बिफोर डेप्रिसिएशन होना चाहिए एंड आफ्टर टैक्स होना चाहिए. बस इतना याद रखिए, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स. चलिए शुरू करें. पहले वर्किंग बनाते हैं. आइए जरा देखिए, कितने साल है आपके पास? 1 2 3 4. थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं. ईयर 1 2 3 4 एंड 5. आपके पास प्रॉफिट क्या है? इट इज कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन. यही है. पहले साल 60, देन 70, देन 90, देन 1 लाख, फिर 150. एवरीबडी क्लियर? अब देखिएगा, इट इज आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन. इसमें से डेप्रिसिएशन निकली हुई है, लेस हो रखी है, तो पहले टैक्स लेस कर दे. टैक्स का रेट समय गिवन है 40%. लगा लीजिए. इसका बनेगा 24, 7 4 28, इसका बनेगा 36, 9 4 देन उसके बाद आ जाइए 40,000, दैट इज 60,000. दिस इज व्हाट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर depreciation. 36, 42, 54, 60, 90. एवरीबडी क्लियर? पर हमें नहीं चाहिए, हमें पे बैक के लिए बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए. तो डेप्रिसिएशन लेस हो चुकी है तो आफ्टर. बस कुछ नहीं. आपको जब भी ऐसा कभी दिया हो, पहले टैक्स को लेस कर दो और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो. क्यों? बिकॉज इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन कितनी है? देखिएगा, बहुत सिंपल है. आपने शायद +1 में भी सीखा होगा कैसे निकालते डेप्रिसिएशन. ओरिजिनल कॉस्ट इज गिवन, कितनी है? 2.5 लाख, 2,50,000. एवरीबडी साल्वेज वैल्यू चेक कर लीजिए. साल्वेज वैल्यू 0 पढ़ा था आपने. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. पढ़ा हुआ है ना आपने? आइए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके? 5. तो हर साल स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन मीन इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. हर साल 50 50 50 50, 50 50 50 50. चलिए आ गया. कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर depreciation. 86, 92, 1,04,000, 110, 140. फिगर मिल गई आपको. जब भी आपको पे बैक पीरियड करना है ऐसा हो तो पहले आपको वर्किंग करनी है, दैट इज अ वर्किंग. फिर इसके बाद आपका पे बैक पीरियड होगा. आइए जरा देखें. ईयर इज सामने बनाती हूँ ताकि आपके सम सामने रहे. 1 2 3 4 5 एंड इट इज अ कैश इनफ्लो. कितना निकाला आपने? फर्स्ट ईयर में 86, फिर है आपका 92, फिर है आपका 1,04,000, फिर है आपका 110, फिर है आपका 1,40,000. चलिए क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना शुरू करें. क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, पहले साल आपने 86 कवर किया, दूसरे साल तक, दूसरे साल नो डाउट 92, दूसरे साल तक आपने कितना ले लिया अपना पैसा? 1,78,000. फिर आपने कितना कवर कर लिया? 282,000. फिर कितना कवर कर लिया? 3,92,000. फिर कितना कवर कर लिया? 5,32,000. आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वो है आपकी 250. देखिए कहां कवर हो रही है? 250 इन दो के बीच में कवर हो रही है कि नहीं? 2 और 3 के. चलिए फटाक से फॉर्मूला लगाते हैं. पे बैक पीरियड, बोलिएगा. कंप्लीट किस में हो रहा है? कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर 2 प्लस ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 250. कितना कवर हो चुका है? 178. कब कवर होगा?
नेक्स्ट वाले कैश इनफ्लो में 1,04,000 में व्हाट इज योर आंसर? 2 साल 0.69 ईयर्स। आप इसे कह सकते हैं 2.69 ईयर्स। गॉट इट? आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, आप लोगों को पे बैक पीरियड समझ आ गया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलूंगी, दैट इज इसकी अगली टेक्निक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ओके, बाय।